हेलो दोस्तों। एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी क्लास है सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। अब हम लोगों ने इतने सारे टॉपिक पढ़ लिए, अब बीच बीच में प्रैक्टिस सेट भी आते रहेंगे। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब देखते हैं कितने किसके सही होते हैं, कितनी किसकी कितनी तैयारी है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर अपने। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे सीटेट में आए हुए क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। ऑप्शन ए, यंत्रवध याद करना। देखिए एक चीज बता दूं आपको, जहां याद करने पर जोर दिया जाए ना, वो ऑप्शन कभी सही नहीं होता। या केवल जोर देने पर बोला जाए वहां भी नहीं होता, कोई फोर्सफुली कार्य कराया जाए वहां भी नहीं होता है, कहीं डांटना पुरस्कार देना हो तो वो भी सब निगेटिव सेंस में ऑप्शन जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे है याद करना, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, और बी ऑप्शन देखिए क्या है, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। अब देखिए ये ध्यान से ऑप्शन देखिए, इसमें वर्गीकरण करना है, मतलब उनको अलग अलग बांटने की बात हो रही है। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा था इंक्लूसिव एजुकेशन, इसमें सबको साथ में लेके बात करते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं विपरीत है उसके, तो ये भी नहीं होगा। अब सी ऑप्शन है, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना। देखिए केवल लिखा है, जब केवल आ जाए, केवल एक चीज पर डिपेंड कर दिया जाए उनको, तो वो भी नहीं होगा। तो ये भी नहीं होगा, सी ऑप्शन भी नहीं होगा। देखिए डी ऑप्शन क्या है, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। कहीं ना कहीं ये सबसे बेस्ट आंसर है। इसमें क्या है, जब छात्र केंद्रित की बात हो रही है तो बच्चों के जो छात्रों के अनुभव को हमेशा प्रमुखता देना है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, प्रमुखता देना। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे कर सकता है, धार्मिक शिक्षा को महत्व देके। देखिए धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर तो ये तो नहीं होना चाहिए। दूसरा है व्यवहार के स्पष्ट नियम बताकर। देखिए व्यवहार के एक नियम केवल बता दी कि उससे बच्चों का नैतिक विकास नहीं हो सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। देखिए ये तो कहीं ना कहीं ठीक लग रहा है। ठीक है, डी ऑप्शन देखने, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देके। देखिए इसमें निर्देश देने की बात हो रही है, कठोर निर्देश। तो ये भी कहीं ना कहीं एक निगेटिव सेंस में जा रहा है ये ऑप्शन। देखिए तो सबसे अच्छा ऑप्शन है इसका, सबसे अच्छा ऑप्शन सी है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। किसको शामिल करके, बच्चों को चर्चाओं में शामिल करके, उनके विचारों का आदान प्रदान करके कैसे कर सकते हैं, नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से। कैसा है प्राथमिक रूप से, किसमें, संरचनावादी ढांचे में। ऑप्शन क्या है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है। बी क्या है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। सी ऑप्शन क्या है, यंत्रवत याद करने पर आधारित है। या फिर प्रबलन पर केंद्रित है। तो बताइए इसका ऑप्शन जो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा ना, वो होगा जब संरचना वाली ढांचा होता है तो उसमें अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। अवबोधन क्या होता है, अवबोधन होता है ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि मानसिक स्थिति से स्थिति को बताता है ये। अवबोधन मतलब ज्ञान प्राप्त करना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है। बताइए बालकों की लंबाई, बालिकाओं की मतलब लड़कियों की लंबाई किस अवस्था में लड़कों से लंबी हो जाती है। अब देखिए मैं बताता हूँ, जब बच्चे छोटे होते हैं, ठीक है, जब बच्चे क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तो सब शैशवावस्था में होते हैं, तो लड़के और लड़कियों की हाइट जो होती है वो सेम होती है। ठीक है, लड़के और लड़कियों की हाइट सेम होती है, लेकिन जब वो बाल्यावस्था में आते हैं तब देखा जाता है लड़कियां लंबी हो जाती हैं, लड़के छोटे थोड़े रहते हैं हाइट पे। और फिर जब बाल्यावस्था से फिर जब किशोरावस्था में आते हैं तो फिर लड़के यहाँ लंबे हो जाते हैं और लड़कियां छोटी हो जाती हैं। तो मतलब क्या पूछा गया, किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है, तो बालकों से अधिक होती है बाल्यावस्था में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवल बाल्यावस्था में लड़कियां जो हैं लड़कों से लंबी होती है, उसके बाद फिर लड़कों की हाइट ज़्यादा तेजी से बढ़ती है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। बच्चों को अधिगम गतिविधि में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयास करने से क्या प्रभाव पड़ता है। या तो पुरस्कार दो या दंड का प्रयास करो। तो देखिए जब भी पुरस्कार और दंड वाली बात होती है ना, तो बच्चे की जो रुचि होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है।
अगर आपको आप किसी चीज़ के लिए उसको बार बार पुरस्कार देंगे तो उसकी भी रुचि कम होती जाएगी, अगर उसको दंड देंगे, पनिशमेंट देंगे, तब भी उसकी रुचि कम होती जाएगी। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है, मतलब पुरस्कार देना और दंड देना दोनों निगेटिव सेंस में आता है। ठीक है, याद रखिएगा, पुरस्कार देना और दंड देना निगेटिव सेंस में आएगा। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, यह बच्चे को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। बी ऑप्शन क्या है? अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। सी ऑप्शन क्या है? बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है। या डी क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। तो देखिए, मैंने क्या बताया था, बच्चों में जो है रुचि कम हो जाती है, इंटरेस्ट कम हो जाता है जब बार बार उनको प्राइज मनी देंगे या पुरस्कार देंगे या पनिशमेंट देंगे। तो देखिए, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा उनकी अभिरुचि कम हो जाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया कौन सी है? बताइए। आप देखिए, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव के लिए परस्पर, किसके लिए? परस्पर, मानव के लिए। तो जब मानव के लिए परस्पर हो जाएगा तो ये तो समाज से जुड़ जाएगा, क्योंकि दो मानव के बीच की बात हो गई। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सामाजिकरण। क्या हो जाएगा? सामाजिकरण। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, सामाजिकरण। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। सीखना एक जटिल, क्या है? देखिए, सबको आता है वो सीखना एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। क्या है? मानसिक प्रक्रिया। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। सीखने का आदर्श काल माना जाता है। जो सीखने का आदर्श काल किसको माना जाता है? देखिए, जो सीखने का आदर्श काल होता है वो माना जाता है शैशवावस्था को। किसको माना जाता है? शैशवावस्था को। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, अब अगर पूछा जाए जीवन का आदर्श काल, ये तो सीखने का आदर्श काल हो गया, अगर पूछा जाए जीवन का आदर्श काल किसे माना जाता है, तो वो हो जाता है बाल्यावस्था। क्या हो जाता है? बाल्यावस्था। ठीक है, सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था और जीवन का आदर्श काल बाल्यावस्था। तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? सार्थक अधिगम को बढ़ावा कौन सी देती है? देखिए, शारीरिक दंड ये तो नहीं होगा। ठीक है, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, ये कहीं ना कहीं हो सकता है। ठीक है, और सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण पूछा, ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है? सतत एवं समग्र मूल्यांकन। क्या लिखा है? सतत एवं समग्र मूल्यांकन। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं हो सकता है। और चौथा क्या है? निरंतर तुलनात्मक, मतलब हमेशा बार बार तुलनात्मक मूल्यांकन। देखिए, ये मतलब तुलनात्मक मतलब कंपेयर करने की बात हो रही है और लगातार उसका मूल्यांकन हो रहा है। तो ये तो निगेटिव सेंस में चली गई बात। तो इसके ये दूसरा पॉइंट ठीक लग रहा है और तीसरा पॉइंट ठीक लग रहा है। तो अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। जिसमें एक ए ऑप्शन है वो तो कट जाएंगे, ये कट गया, ये कट गया, और जिसमें फोर्थ ऑप्शन है वो भी कट जाएगा, तो ये भी कट गया। तो क्या बचा? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? ऑप्शन क्या है? बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। बी ऑप्शन क्या है? अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कर सके। किसके लिए? अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। सी क्या है? एक व्याख्यान देकर। और डी क्या है? प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके। देखिए, मैंने बताया था जब भी शिक्षा की बात होती है या जटिल अवधारणा समझने की बात होती है, मतलब किसी चीज़ को समझाने की बात होती है, तो हमेशा बच्चों को चर्चा करने के लिए अवसर देने चाहिए। तो सबसे अच्छा और जो ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन। देखिए, क्या लिखा है? अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। ठीक है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या कह रहा है? व्यक्तित्व विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? तो क्या प्राथमिक कारण है? ऑप्शन देखिए क्या है? पर्यावरणीय प्रभाव, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, लोगों के माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति, या डी है जन्मजात विशेषताएं। तो देखिए, जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है वो या तो आनुवंशिकता से होती है या फिर इन्वायरमेंट से होती है, या मतलब क्या होती है? या तो हेरिडिटी से होती है या फिर इन्वायरमेंट से होती है, मतलब आनुवंशिकता या पर्यावरण से होती है।
ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी, देखिए ध्यान से, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच क्या है, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया है। कितना अच्छा देखिए ऑप्शन दिया है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। देखिए जो प्राथमिक में हमेशा फैमिली आ जाती है, फैमिली और पास पड़ोस आ जाते हैं, ठीक है। तो फैमिली और पास पड़ोस तरीके से, फैमिली है इसमें, फैमिली है इसमें, पास पड़ोस है, तो ये तीन तो कट गए। और पहला ऑप्शन में देखिए क्या है, विद्यालय एवं मीडिया, तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। कैसे घटित होता है, तीव्र गति से। क्या घटित होता है, शारीरिक विकास एवं वृद्धि। ठीक है। अब मैं बता दूं, शारीरिक विकास और वृद्धि सबसे ज्यादा घटित होता है, वो होता है शैशवावस्था और जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में। किसमें, शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में। तो देखिए ऑप्शन कहां पर है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में। ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। विकास प्रारंभ होता है। देखिए विकास कब प्रारंभ होता है, तो मैंने बताया था जब आपको डेवलपमेंट का चैप्टर बताया था, वृद्धि और विकास के बारे में जब बताया गया था आपको, जो विकास है वो शुरू होता है गर्भ से। कब, कब से होता है, गर्भ से। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गर्भावस्था। क्या हो जाएगा, गर्भावस्था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। किस पे अधिक ध्यान दे रहा है, लड़कों पर, और लड़कियों पे कम ध्यान दे रहा है। जब भी ऐसी कहीं बात आती है किसी एक जेंडर पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो वहां पे क्या होता है, हमेशा जेंडर मतलब पक्षपात हो रहा है, जेंडर का पक्षपात हो रहा है, किसी एक का पक्ष ज्यादा लिया जा रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जेंडर पक्षपात। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादियों एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। कौन सी पद्धति प्रभावशाली है, देखिए हम लोगों ने पहला क्वेश्चन देखा था जेंडर पक्षपात का। तो अगर हम लोग जेंडर पक्षपात के बारे में बताया जाए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, उस पर एक चर्चा कर दी चाहिए बच्चों के साथ कि देखिए ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको, लड़के और लड़कियों सबको समान अवसर देने चाहिए, तो सबसे अच्छा तरीका वही होता है। अब देखिए ऑप्शन क्या है, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना। ठीक है, और बी ऑप्शन क्या है, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। सी क्या है, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। देखिए कितनी अच्छी बात है, यही मैंने बताई थी, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। डी क्या है, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के ज्ञान को सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया। अब देखिए जहां सामाजिक और सांस्कृतिक आ जाता है, वहां कौन हो जाते हैं, शॉर्टिक्स बताई थी, वहां हो जाते हैं लेव वाइगॉत्स्की। कौन हो जाते हैं, लेव वाइगॉत्स्की। तो कौन से हो जाएंगे इसमें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए जीन पियाजे कौन है, जीन पियाजे हैं संज्ञानात्मक विकास के जनक। कुहलबर्ग कौन है, नैतिक विकास के जनक। वाटसन कौन है, वाटसन है संवेगात्मक विकास के जनक। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है। भाषा के अर्जन किसके, भाषा के। ठीक है, सबसे सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाता है जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, वो भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 पर। जन्म के समय शिशु रोता है, किस लिए शिशु रोता है बताइए। देखिए जो जब जन्म होता है बच्चे का, तो शिशु इसलिए रोता है कि वो अचानक से उसका इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, क्योंकि पहले गर्भ में होता है, अचानक से वो बाहर आता है, तो उसका वातावरण जो है अचानक से चेंज हो जाता है, इसलिए वो रोने लगता है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वातावरण में परिवर्तन के कारण। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। निम्नलिखित व्यवहारों में
कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित प्रक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? देखिए, जब मूर्त की बात होती थी तो यहाँ बच्चा गणनाएं करने लगता था, क्या छोटा है क्या बड़ा है, आरोही अवरोही ये सब समझने लगता था। तो इसका जो ऑप्शन, जो सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाता है संरक्षण और कक्षा समावेशन। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संरक्षण और कक्षा समावेशन। तो हमारे यहाँ 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आप बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितना आपको समझ में आया है। तो अगर आपको हमारे ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो और आगे भी आप ऐसा प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। और आपको इसकी अगर पीडीएफ चाहिए है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आपको वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।